नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 6 जनवरी 2025। स्वागत है आपका आज के करंट अफेयर डिस्कशन में। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। चलते हैं हमारे पहले आर्टिकल की ओर। हमारा जो पहला आर्टिकल है ये छत्रपति शिवाजी महाराज और पेंगोंग लेक से संबंधित है। इस आर्टिकल में सबसे पहले हम बात करें ये चर्चा में क्यों है। चर्चा की बात करें तो ये छत्रपति शिवाजी महाराज जी की प्रतिमा है। छत्रपति शिवाजी महाराज जी की प्रतिमा है, ये स्थापित की गई है। कहाँ पर स्थापित की गई है? ये पेंगोंग लेक पर स्थापित की गई है। इस वजह से ये चर्चा है। इंडियन आर्मी है ना, इनके द्वारा छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा है, ये पेंगोंग लेक पर स्थापित की गई है। इस वजह से ये चर्चा में है। अब ये जो आर्टिकल है ये हमारे प्रीलिम में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मेंस में इसका वेटेज कम है। मेंस में ये पूछा नहीं जा सकता डायरेक्टली कि छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा कहाँ स्थापित की। इससे रिलेटेड मेंस में क्वेश्चन बनने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। प्रीलिम में हम देखेंगे किसके बारे में, पेंगोंग लेक के बारे में देखेंगे कि पेंगोंग लेक कहाँ पर लोकेटेड है, ठीक है, और कौन सी बाउंड्री आती है इसके पास में। ये सारी जो डिटेल है पेंगोंग लेक से रिलेटेड वो सारी चर्चा करेंगे प्रीलिम से रिलेटेड। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पेंगोंग लेक की लोकेशन कहाँ है, कहाँ ये स्थित है। तो ये रही पेंगोंग लेक। ये देखो पूरा जम्मू कश्मीर का ये मैप है, ये पूरा है जम्मू कश्मीर का मैप है। यहाँ पर ये आ जाता है लद्दाख, ठीक है, ये लद्दाख है। ये है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC, ये पॉइंट याद रखना, ये है LAC, ठीक है। ये ऊपर वाली है LOC, ये LOC है, ठीक है, ये LAC है। ये है अक्साई चीन। 1962 में चाइना ने भारत से अक्साई चीन है वो जीत लिया था और अभी ये चाइना के कब्जे में है। भारत क्लेम करता है कि ये हमारा है। ये है संगसन वैली, संगम वैली है। ये चाइना ने, पाकिस्तान ने चाइना को 1962 में दे दी थी। भारत की है ये, बट पाकिस्तान ने इसको चाइना को दे दी थी 1962 में। ये जो एरिया है इसे सियाचिन ग्लेशियर कहा जाता है, ठीक है। ये भारत के पास में है। पाकिस्तान क्लेम करता है कि ये हमारा है, बट ये है भारत के पास में। ये है गिलगित बाल्टिस्तान और ये पूरा जो रीजन है ये पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है। LOC के उधर वाला जो एरिया है वो POK है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। भारत क्लेम करता है ये हमारा, भारत का है ही, अभी पाकिस्तान के पास में है। तो ये पूरा सिस्टम है। ये वाला जो रीजन है गिलगित बाल्टिस्तान वाला, ये इंडिपेंडेंट कश्मीर है, मतलब इस पर पाकिस्तान भी कब्जा नहीं करा, इसका अलग से राष्ट्रपति वगैरह भी है। तो इस पूरे मैप पे आप एक बार समझ लो चीज़ क्या है। ये लद्दाख है, ये जम्मू कश्मीर है, ये POK है, ये संगसम वैली है जो चाइना के पास में है, ये सियाचिन ग्लेशियर है जो हमारे पास में है, ये अक्साई चीन है जो हमारा है और चाइना के पास में है। ये पूरा आपको समझ में आ गया। यहाँ पर है ये पेंगोंग लेक, ये देखो ये रीजन है, यहाँ पर पेंगोंग लेक है। ये एक बार सारी चीज़ें समझ लेना ना, ठीक है, ये सारी चीज़ें काम की है। अब यहाँ से निकलती है ये LOC है ना, इसके बीच में से जाती है, ये LOC है। ये पेंगोंग लेक इस टाइप से बनी हुई है और इसके बीच में से ये LOC जा रही है इस टाइप से, ठीक है। तो ये लोकेशन आपने देख ली, पेंगोंग लेक यहाँ पर है, इसके बीच में से जा रही LOC। अब क्या हो रहा है, चाइना क्लेम करता है, चाइना का इसको पेंगोंग लेक का 2/3 जो एरिया है वो चाइना के कब्जे में है। ये इतनी पेंगोंग लेक है, ये पेंगोंग लेक है, इसका जो ज़्यादातर एरिया 2/3 है वो चाइना के पास में, 1/3 है वो किसी इंडिया के पास में। चाइना क्लेम करता है, ऐसे डिवाइड किया गया इसे अलग अलग फिंगर्स में, जो डिवाइड करते हैं ना उसे फिंगर कहा जा रहा है। यहाँ पे इसको अलग अलग डिवाइड किया गया है इसे पेंगोंग लेक को, तो इसे अलग अलग फिंगर कहा जाता है। तो ये फिंगर है, जैसे फिंगर 2 है, ये फिंगर 4 है, ये फिंगर 8 है। अभी ये कहाँ पर ये LAC है, अभी 4 पे बनी हुई है LAC। अभी जो 4 फिंगर है यहाँ पर LAC बनी हुई है। भारत कहता है LAC कहाँ होनी चाहिए थी, LAC यहाँ होनी चाहिए, 8 पर होनी चाहिए थी। इतना जो हिस्सा है वो भारत में होना चाहिए। चाइना कह रहा है LAC कहाँ होनी चाहिए, चाइना कह रहा है ये 2 पर LAC होनी चाहिए थी, ताकि भारत के पास में इतना हिस्सा बचता और चाइना के पास में इतना। तो दोनों देशों के द्वारा अलग अलग क्लेम किए जा रहे हैं। यहाँ पर ये पेंगोंग लेक है, एक बार मैं फिर से आपको स्पष्ट कर देते हैं सारी चीज़ें, एक बार फिर से देख लो। ये पेंगोंग लेक है, यहाँ पर ये पेंगोंग लेक बनी हुई है, ठीक है। ये बीच में से जा रही LAC, इसके अलग अलग फिंगर से 8। तो इंडिया कहता है कि ये जो LAC है यहाँ पर होनी चाहिए थी, चाइना कहता है LAC यहाँ होनी चाहिए थी। अभी कहाँ पर, LAC यहाँ पर है। तो इन दोनों के द्वारा अलग अलग क्लेम किया जाता है। तो ये लोकेशन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि LAC ये है कहाँ पर। तो आपको इतना समझ में आ गया कहाँ पर है, हमने ये भी चीज़ देख लिया। LOC है, LAC अभी पेंगोंग लेक से बीच में से होके गुजरती है। तो LAC इसकी पेंगोंग लेक की लोकेशन है आपकी कंफर्म हो जानी चाहिए, बिल्कुल है, आपको पता होना चाहिए पेंगोंग लेक कहाँ पर लोकेटेड है, क्या इसकी स्थिति है। ये हमने देखा, ये जम्मू कश्मीर लद्दाख और चाइना के बीच में लोकेटेड है। अब LAC इसके बीच में से गुजरती है। फिंगर्स के बाद में हमने समझ लिया है। यहाँ पर है ना सैलिनिटी बहुत ज़्यादा है, इसकी लवणता यानी सैलिनिटी ये बहुत ज़्यादा है।
बट ये क्या रहता है काफ़ी ऊंचाई हाइट पर है, 14,000 फीट की ऊंचाई पर है, इसलिए ये महसूस नहीं होती लवणता, क्योंकि सर्दियों के टाइम में जम जाती है तो लवणता है, सैलिनिटी है, महसूस नहीं होती है। बट ये एक खारे पानी की झील है। ठीक है, पहला पॉइंट हमने देखा, ये LAC इसके बीच में से जाती है। फिंगर किस प्रकार से डिवाइड है, भारत क्लेम करता है कि 8 फिंगर पे होनी चाहिए LAC, पर चाइना क्लेम करता है कि 2 पर होनी चाहिए। एक्चुअल अभी कहाँ पर है, वो 4 फिंगर पर है। कि फिंगर मतलब अंगुलियां नहीं, फिंगर मतलब इसे डिवाइड करने का एक तरीका है। ठीक है, और ये एक खारे पानी की, ये एक स्लाइन वाटर लेक है। ये पॉइंट भी आपने देख लिया, ऊंचाई 14,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यह एक अंतर प्रवाही, अंतर प्रवाही क्या होता है, ये एक प्रकार की झील ऐसी होती है, ना तो इसमें से रिवर का पानी आता है, ना इसका पानी कहीं बाहर जाता है, तो इसे कहा जाता है अंतर प्रवाही लेक, अंतर प्रवाही। ठीक है, एंडोहेरिक लेक है, यानी कि इससे पानी ना तो बाहर आता है न ही बाहर जाता है। बारिश का जो भी पानी आता है वो इसमें पड़ा रहता है, इसके अलावा इसका पानी है वो कहीं नहीं जाता। तो ये एक अंतर प्रवाही लेक है। ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया। क्या क्या पॉइंट देखा, LAC बीच में से जा रही है, अलग अलग फिंगर में इसे डिवाइड किया गया है। उसके बाद में देखा ये एक स्लाइन वाटर लेक है, खारे पानी की झील है। ये एक अंतर प्रवाही यानी एंडोहेरिक लेक है, ना तो इससे पानी कहीं जाता है ना इसमें कहीं से पानी आता है। ठीक है, समय समय पर ये जो इसका रंग है ना, इसमें भी बदलाव आता है, इसका जो कलर है वो चेंज होता रहता है। क्यों होता है, सूर्य की जो लाइट होती है ना इस पर पड़ती है, जब सनलाइट इस पर पड़ेगी तो अलग अलग टाइम पर इसका कलर चेंज हो जाता है। कभी इसका कलर है वो नीला दिखाई देता है, कभी इसका टाइम में जो कलर है वो ग्रीन दिखाई देता है, कभी इसका कलर है वो रेड भी दिखाई देता है। तो काफ़ी एक सुंदर दृश्य बन जाता है इसके चारों ओर। ठीक है, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है। यहाँ पर काराकोरम जो रेंज है वो यहीं पर लोकेटेड, यहाँ पर काराकोरम रेंज है। तो इसके बारे में थोड़ा बहुत आर्टिकल था, इसमें कुछ डिटेल दी गई थी। छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में तो आप जानते ही हो। तो ये पूरा जो आर्टिकल था, छत्रपति शिवाजी महाराज की जो भी प्रतिमा है पेंगोंग लेक पर बनाई गई है, इस वजह से ये चर्चा में। हमने पेंगोंग लेक को पूरा अच्छे से समझा कि पेंगोंग लेक कहाँ लोकेटेड है, लद्दाख और जो कश्मीर की जो चाइना की जो सीमा है उसके बीच में लोकेटेड है। इसे अलग अलग फिंगर में डिवाइड किया गया। फिंगर 4 पे अभी इसकी LAC बनी हुई है, LAC इसको बीच में से काट रही है। इसका 2/3 जो पार्ट है वो चाइना के पास में, 1/3 है वो इंडिया के पास में है। चाइना अलग क्लेम करता है, इंडिया अलग क्लेम करता है। इसके अलावा हमने अक्साई चीन के बारे में देखा, उसकी लोकेशन कहाँ पर है। ठीक है, जो सियाचिन ग्लेशियर है उसकी लोकेशन हमने देखी। फिर चाइना के जिनजियांग प्रांत है, ये रहा चाइना का जिनजियांग प्रांत है। फिर हमने संगसम वैली को देखा, LOC के बारे में देखा। ठीक है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर की थोड़ी बहुत लोकेशन समझी। तो ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ की लोकेशन इंपॉर्टेंट है, काफ़ी न्यूज़ में भी रहती है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है। अब चलेंगे हम हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। यही सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई है, कहाँ पर स्थित हैं, नियंत्रण किसके पास में, LAC किसके कहाँ से जाती है, ये फिंगर्स एरिया कौन सा है, स्लाइन वाटर लेक है, ये सारी चीज़ें लिखी गई है। हम ऑलरेडी ये चीज़ें देख चुके हैं। अब हम बात करते हैं मरीन हीट वेव के बारे में। सबसे पहले देखेंगे ये मरीन हीट वेव हो चर्चा में क्यों है। देखो क्या हुआ, मरीन हीट वेव है ना, इसकी वजह से कुछ जो बर्ड्स होते हैं उनकी मृत्यु हो गई है। तो चर्चा में इस वजह से है कि मरीन हीट वेव की वजह से एक प्रजाति आती है। ठीक है, एक स्पीसीज है जिसे कहा जाता है कॉमन मयूर सी बर्ड, कॉमन मयूर सी बर्ड। इनकी मृत्यु हो गई है। किसकी वजह से मृत्यु हुई है, हीट वेव की वजह से, हीट वेव की वजह से इनकी मृत्यु हो गई है। तो अभी न्यूज़ में इस वजह से आई, एक साइंस जर्नल है, इसमें अध्ययन किया गया है कि 2014 और 16 के बीच में ये जो मरीन हीट वेव है इसकी वजह से ये जो द ब्लॉब कहो या कॉमन मयूर सी बर्ड है इनकी मृत्यु हुई है या इन पर काफ़ी प्रभाव पड़ा है, इस वजह से ये चर्चा में आया है। तो इस आर्टिकल में हम देखेंगे सबसे पहले मरीन हीट वेव क्या होती है, और फिर ये जो अभी जिसकी बात कर रहे हैं, ठीक है, कॉमन मयूर सी बर्ड, इसके बारे में बात करेंगे, ये किस टाइप के पक्षी होते हैं। फिर बात करेंगे हम अलास्का के बारे में, इन तीनों के बारे में समझेंगे। प्रीलिम के लिए ये भी आर्टिकल काम का है। ठीक है, प्रीलिम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अलास्का की लोकेशन पूछी जा सकती है, मरीन हीट वेव के बारे में पूछा जा सकता है, और मयूर सी बर्ड इनके बारे में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो चलिए एक बार आर्टिकल शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करें मरीन हीट वेव होता है क्या है। हीट वेव का क्या मतलब होता है, एक बार ये समझाओ। हीट वेव का क्या मतलब होता है। हीट का मतलब होता है गर्म, हीट यानी गर्म होता है। वेव का क्या होता है, तरंग। गर्म जो तरंग होती है उसे कहा जाता है हीट वेव। और मरीन का मतलब होता है समुद्री, तो जहाँ समुद्र में गर्म वेव बहती है उसे कहा जाता है मरीन हीट वेव। समुद्र के जो सरफेस का तापमान है वो गर्म हो और वहाँ पे जो भी वेव बहेगी वो भी गर्म होगी, तो उसे क्या कहा जाएगा, उसे कहा जाएगा मरीन हीट वेव।
समुद्र का सरफेस का तापमान गर्म होगा। समुद्र के सरफेस के तापमान गर्म होने के कारण वहाँ पर जो वेव बहेगी, जो तरंग बहेगी, वो भी गर्म होगी। वो गर्म होगी तो उस तरंग को कहा जाएगा हीट वेव कहा जाएगा। और चूंकि वो समुद्र में है इसलिए उसे मरीन हीट वेव कहा जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। मरीन हीट वेव क्या, ये चीज़ समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं मरीन हीट वेव का समुद्री जो पारिस्थितिक तंत्र है, इकोसिस्टम है, मरीन इकोसिस्टम, उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो अगर बात करें मरीन हीट वेव, नॉर्मल समुद्र का जो तापमान है कितना होना चाहिए, गर्मियों के टाइम में है ये होता है 15 से 30 डिग्री के बीच का, सेल्सियस इसके बीच का होता है। ठीक है, इसकी ये किसके लिए बेस्ट है, ये कोरल जो ब्लीचिंग होती है उसके लिए बेस्ट है। और जो समुद्री जो इकोसिस्टम होता है, मरीन इकोसिस्टम, इसके लिए ये टेम्परेचर भी अच्छा है। बट क्या होगा अगर ये हीट वेव आएगी, उससे क्या होगा, टेम्परेचर है वो 30 प्लस चला जाएगा। ये जो बेस्ट टेम्परेचर होता है ना, ये 27 डिग्री टेम्परेचर होता है, बेस्ट होता है। किसके लिए, कोरल ब्लीचिंग के लिए। और समुद्र में जो भी जीव पाए जाते हैं उनके लिए बेस्ट टेम्परेचर माना जाता है 27 डिग्री तक का। बट उससे ऊपर का जब टेम्परेचर जाएगा तो वो इनके लिए हानिकारक हो जाता है। इसलिए जो कोरल ब्लीचिंग होती है वो मर जाते हैं, कोरल के लिए जो जीव होते हैं वो मर जाते हैं, तो उनके लिए काफ़ी घातक सिद्ध हो सकता है। इसलिए ये साथ साथ में ये मत्स्य पालन होता है, फिशिंग, इनके लिए भी नुकसानदायक हो सकता है। और समुद्र की जो बायोडाइवर्सिटी है, जैव विविधता है, उस पर भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो मरीन हीट वेव है, इसके नेगेटिव इम्पैक्ट बहुत ही ज़्यादा पड़ते हैं, क्योंकि इससे पूरा जो मरीन इकोसिस्टम है वो प्रभावित होता है। एक बेस्ट टेम्परेचर माना जाता है, ठीक है, उस लेवल तक का टेम्परेचर बेस्ट होता है, जैसे कि 20 से 27 डिग्री मान लो या 30 डिग्री तक का टेम्परेचर मान लो, ये एक अच्छा टेम्परेचर माना जाता है। यहाँ पर सारी चीज़ें अच्छे से चलेगी। जब इससे ऊपर टेम्परेचर चला जाएगा तो वो स्थिति खराब हो जाएगी। तो हीट वेव की वजह से टेम्परेचर ऊपर चला जाता है, इस वजह से वहाँ का पूरा इकोसिस्टम है वो नष्ट हो जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं इस अध्ययन में क्या क्या चीज़ें देखी गई है। इस अध्ययन में पाया गया है ये कॉमन म्यूरस है, ठीक है, इसे अलग अलग नाम से जाना जाता है। ये कॉमन म्यूरस है ना, इसकी 1/3 प्रजाति है वो नष्ट हो गई है। यानी कि ये जो मरीन हीट वेव है इसकी वजह से इसकी आधी से ज़्यादा प्रजाति है वो खत्म हो गई है। तो ये कितना कठिन बात हो सकती है, ये कितनी गंभीर बात है कि इनकी आधी आबादी है वो खत्म हो गई। वैसे पूरी बात नहीं करें, पूरी दुनिया में इनकी आबादी खत्म नहीं हुई है। ये जो हम बात कर रहे हैं नॉर्थ पैसिफिक ओशियन की या अटलांटिक ओशियन की, यहाँ पर जो इनकी आबादी थी, ये इनकी आबादी वो हाफ आबादी है वो खत्म हो गई है। किसकी वजह से, मरीन हीट वेव की वजह से। इस वजह से ये चर्चा में आधी आबादी गिरावट आई है और ये बहुत ही गंभीर समस्या बन गई। बात करें हम कॉमन म्यूर के बारे में, कॉमन म्यूर है क्या, ठीक है, तो कॉमन म्यूर ये इसका साइंटिफिक नाम है, याद रखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, कोई और एग्जाम दे रहे हो यूपीएससी के अलावा तो आप नाम ये याद रख सकते हो, साइंटिफिक नेम भी। बट अगर आप यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हो तो ये साइंटिफिक नाम यूपीएससी शायद कम ही पूछती, अभी तक तो नहीं पूछा है, तो चांस भी कम है कि कम ही पूछेगी। फिर बात करते हैं कॉमन म्यूरस की, तो ये एक समुद्री पक्षी है, ये एक सी बर्ड है, ठीक है, जो समुद्र में पाए जाते हैं तो सी बर्ड है। ठीक है, साथ ही साथ में ये काले रंग के भी हो सकते हैं, सफ़ेद रंग के होते हैं। जो पेंगुइन नहीं होते ना, पेंगुइन आपने देखे होंगे, तो ये पेंगुइन के समान ही दिखते हैं, दे आर लुकिंग लाइक अ पेंगुइन। ठीक है, अब ये पेंगुइन के समान दिखते हैं इसलिए इन्हें फ्लाइंग पेंगुइन भी कहा जाता है, क्योंकि ये पेंगुइन की तरह ही दिखाई देते हैं इसलिए इनको फ्लाइंग पेंगुइन भी कहा जाता है। ये कहाँ पर रहते हैं, ये मोस्ट ऑफ नॉर्थ गोलार्ध, नॉर्थ जो हेमिस्फीयर उत्तरी गोलार्ध, यहाँ पर देखने को मिलते हैं। और इसलिए उत्तरी गोलार्ध में सबसे गहरे गोताखोर है। समुद्र का जो लेवल होता है उसके 600 फीट तक ये अंदर चले जाते हैं। ठीक है, मछलियाँ वगैरह पकड़ने के लिए, अपना जो भी भोजन होता है वो पकड़ने के लिए 600 फीट तक गहरे चले जाते हैं। IUCN की ये लिस्ट कंसर्न कैटेगरी में आते हैं, यानी कि अभी टेंशन मत लो, इनकी बहुत ही प्रजाति बैठी है। मतलब ऐसे टेंशन तो करना ही है, ऐसे आप मार नहीं सकते हो, बट फिर भी इनकी अच्छी मात्रा में प्रजाति देखने को मिल जाती है। IUCN की ये लिस्ट कैटेगरी में आता है, लिस्ट कंसर्न कैटेगरी के अंतर्गत आता है। अब ये अलास्का, अब तो अलास्का की आपको तो लोकेशन पता होनी चाहिए, ये अलास्का है। किसका पार्ट है ये यूएस का पार्ट है, यूएस का सबसे बड़ा स्टेट है, यूएस का सबसे बड़ा राजधानी है, सॉरी सबसे बड़ा राज्य है। राजधानी याद रखनी है, किसी स्टेट की राजधानी याद रखने की आवश्यकता नहीं है आपको, ये पता होना चाहिए सिटी, मतलब अलास्का में एक सिटी है जूनो नाम की, ये पता होना चाहिए। पर ये अलास्का की कैपिटल है, ये याद रखने की आवश्यकता नहीं है। अगर यूपीएससी पूछेगा
मैप बेस कोई क्वेश्चन पूछता है तो वो सीटी पूछ सकता है, बट ऐसा नहीं पूछेगा कि अलास्का की कैपिटल कौन सी है। ये बहुत ही कम चांस है, यूपीएससी इस प्रकार की गलतियां नहीं करता है। और एग्जाम पूछ सकते हैं, बट यूपीएससी की कम ही चांस है कि यूपीएससी डायरेक्ट इस प्रकार का कोई क्वेश्चन पूछे। कहाँ पर ये लोकेटेड है? ये आर्कटिक महासागर में, जो आर्कटिक ओशियन है वहाँ पर ये लोकेटेड है। ये आर्कटिक ओशियन, पैसिफिक ओशियन, ये ऊपर वाला आर्कटिक ओशियन, यहाँ पर ये लोकेटेड है। ठीक है, पहले ये था ना, यहाँ पे पैसिफिक ओशियन है साउथ में, ऊपर है आर्कटिक ओशियन। ये पहले रसिया का पार्ट हुआ करता था, बट रसिया ने इसे बेच दिया था 1867 में रसिया ने इसको बेच दिया था यूएस को, और उसके बाद से यूएस के अंतर्गत ये आ गया है। पहले ये रसिया के पास था, आर्कटिक और प्रशांत महासागर के बीच में है। यहाँ देखो रसिया और यूएस, इसके बीच में एक मतलब अलास्का है, यूएस का भी पार्ट है, तो अलास्का और रसिया के बीच में एक स्ट्रेट भी है। कौन सी स्ट्रेट है? बेरिंग। तो बेरिंग स्ट्रेट कौन सी दो क्षेत्रों के बीच में? स्ट्रेट क्या होती है? स्ट्रेट मतलब जल संधि होती है, दो जल बॉडी, जो वाटर बॉडी होती है उनको जोड़ने वाली जो लाइन होती है उसे कहा जाता है स्ट्रेट। स्ट्रेट होती है, दो वाटर बॉडीज को जोड़ती है, और दो जो लैंड मास होती है उसे हटाती है, उसे दूर करती है, उसे विभाजित करती है। तो दो लैंड मास कौन कौन से यहाँ से डिवाइड हुए हैं? रसिया और अलास्का को डिवाइड किया है। जोड़ा किस किस को है? ये पैसिफिक ओशियन को, ये आर्कटिक ओशियन से जोड़ा है। तो बेरिंग स्ट्रेट है वो अलास्का और रसिया को दूर दूर करती है, सेपरेट करती है, और पैसिफिक ओशियन को आर्कटिक ओशियन से जोड़ती है। तो ये पॉइंट आप याद रखना, इन दोनों के बीच में बेरिंग जलमध्यु है या स्ट्रेट है। फिर यहाँ पर कोई लेक वगैरह भी दे रखी है, ये लेक है, ये ग्लेशियर है। ये चीज़ें बहुत कम याद रखने की यार, डायरेक्ट किसी राज्य की हमें याद रखना जो कि भारत का भी नहीं है, उसके पर्वत वगैरह तो कम ही याद रहते हैं, और उतने बड़े फेमस भी नहीं है, तो याद रहते भी नहीं और आपको करने भी नहीं है। ये जो आर्टिकल है ये क्या हुआ? यमन की पहले लोकेशन देखो, हमारे लिए लोकेशन ही काम की है, ये आर्टिकल काम का है ही नहीं। ये है यमन की लोकेशन। अब थोड़ा बहुत पॉइंट रेफरेंस समझ लो, हुआ क्या है। यहाँ पर एक भारतीय जो लड़की थी, ये यहाँ पर यमन में बिजनेस करती थी, नाम था इनका निमिषा। ठीक है, निमिषा प्रिया इनका नाम था, यमन में कर रही थी बिजनेस। अब इन पर आरोप लगा है कि इन्होंने अपने बिजनेस पार्टनर, इनके जो बिजनेस पार्टनर थे उनकी इन्होंने हत्या कर दी है। ये किस पे आरोप लगा है? ये निमिषा प्रिया पर आरोप लगा है, हत्या का आरोप लगा है कि इन्होंने अपने बिजनेस पार्टनर की हत्या कर दी है। अब जो हत्या है इसके आरोप में इनको डेथ सेंटेंस यानी कि फांसी की सजा सुनाई गई है, कि इनको मार दिया जाना चाहिए, फांसी की सजा सुनाई गई है। अब भारत है ना, भारत के यमन के साथ में अभी संबंध अच्छे नहीं है, क्योंकि यमन में कोई स्टेबल वैसे तो वो गवर्नमेंट है नहीं। अभी जो जिसकी गवर्नमेंट चलती है वो है होती रिबल। अब होती रिबल कौन है? ये एक आतंकवादी ग्रुप है, ऐसे ऑफिशियल आतंकवादी तो नहीं है, बट एक लुटेरों का ग्रुप है। ठीक है, एक कम्युनिटी है होतीज की, उनका एक ग्रुप है, इसलिए इन्हें होती रिबल कहा जाता है। ये आसपास के एरिया में लूटमार करते हैं, थोड़ी टेरर एक्टिविटी भी करते हैं। इसराइल में कई बार इन्होंने अटैक भी किया है। तो अभी जो गवर्नमेंट है ना, जो केंद्र में, जो यमन में अभी जो गवर्नमेंट है सत्ता में, वो इनके सपोर्टिव है, जो होतीज है इनकी सपोर्टिव है। अभी होती की सपोर्टिव जो भी गवर्नमेंट है वो इंडिया को सपोर्ट नहीं करती है, यानी कि इंडिया के संबंध इनके साथ में अच्छे नहीं है। अब इंडिया के साथ में इनके संबंध अच्छे नहीं है तो इंडिया इनको छुड़ा पाने में कामयाब नहीं हो पाएगा। इंडिया ने इससे पहले कतर में छुड़ाए थे 9 भारतीयों को, तो वहाँ तो पॉसिबल था क्योंकि वहाँ के गवर्नमेंट के साथ में इंडिया के रिश्ते हैं वो काफ़ी अच्छे थे। बट अभी हम बात करें यमन की, यमन के साथ में भारत के रिश्ते इतने अच्छे नहीं हैं कि वहाँ से वो इनको छुड़ा पाएगा। तो ये भारत के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती आ गई है कि भारत किस प्रकार से अपने लोगों को वहाँ से सुरक्षित ला सकती है, खास करके इनको वापस कैसे ला सकती है सुरक्षित। इन पे जो भी डेथ सेंटेंस की सजा सुनाई गई है इस पे भारत किस प्रकार से एक्शन ले सकती है, ये एक बड़ी चिंता का विषय है। अब देखो पॉइंट तो हमारे लिए तो काम की थे नहीं, एग्जाम में तो हाँ एग्जाम्पल दे सकते हो कि किसी देश के साथ में रिश्ते अच्छे क्यों होना जरूरी है, वहाँ पे स्टेबल गवर्नमेंट क्यों होना जरूरी है। मेंस में ऐसा कुछ लिखना हो आईआर से रिलेटेड, या हम बात करते हैं वेस्ट एशिया में वो रिश्ते अच्छे होने चाहिए, अरे वेस्ट एशिया में शांति होनी चाहिए, ये क्यों वेस्ट एशिया में शांति होनी चाहिए, वहाँ पर ये पॉइंट लिख सकते हो कि अगर वहाँ पे इस प्रकार की कोई अशांति है और ऐसी घटना कोई हो जाती है तो वहाँ पर स्टेबल गवर्नमेंट का होना जरूरी है, वहाँ पे शांति व्यवस्था का होना जरूरी, ताकि भारत है अपने रिश्तों का फायदा उठाते हुए इस प्रकार की घटना से निपट सकता है। ये वगैरह एग्जाम्पल देख सकते हो। ठीक है, बाकी प्रीलिम में तो काम का है ही नहीं। प्रीलिम में लोकेशन काम की है, ये यमन है, ये ओमान है, ये है सऊदी अरेबिया, ये है रेड सी, ये इरिट्रिया है, जिबूती है, सोमालिया है, एडन पोर्ट है। अब मैं ये सारी चीज़ें क्यों बता रहा हूँ
क्योंकि यूपीएससी है ना, बहुत फेवरेट टॉपिक है यूपीएससी का, मैप है यूपीएससी का, बहुत फेवरेट टॉपिक है। हर बार एक क्वेश्चन पूछता है और वो ज़्यादातर इन्हीं रीजन में से आता है। तो इनकी एक एक चीज़ पता होनी चाहिए। इनका पोर्ट कौन सा है, एडन पोर्ट किसका है, यमन का है, ये यहाँ पर लोकेटेड है। सना यमन की कैपिटल है, यहाँ पर लोकेटेड है। जिबूती कहाँ है, ये रहा जिबूती, ये सोमालिया यहाँ पर लोकेटेड है। ठीक है, यहाँ पर इरिट्रिया लोकेटेड है। रेड सी यहाँ पर है। यहाँ पे बाबल मांडव स्टेट है, बाबल मांडव स्टेट यहीं पर लोकेटेड है। तो यहाँ से होकर वर्ल्ड का बहुत बड़ा ट्रेड होता है। आगे रेड सी से होते हुए मेडिटेरियन सी में जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको एक एक चीज़ों का पता होना चाहिए। प्लेस इन न्यूज़ में अगर कोई मैप दिया गया है तो उसकी छोटी छोटी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, ये सककोत्रा आइलैंड है, ठीक है, ये गल्फ ऑफ एडन है, ये सारी चीज़ें रट लो। इन सारी चीज़ों का एक एक पॉइंट पता होना चाहिए। मैप बेस कैसा भी क्वेश्चन पूछे आप आइडिया लगा सकते हो ये इसके बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो ये हमारा आर्टिकल था यमन से रिलेटेड, जो कि प्रीलिम में थोड़ी काम की चीज़ है हमारे। नेक्स्ट बात कर रहे हैं यहाँ पे सेकंड जो आर्टिकल है, ये किसके बारे में बात कर रहा है, ये बांग्लादेश ने अभी कहा 23 दिसंबर को 23 दिसंबर 2024 को। पहले आपको पता होगा कि बांग्लादेश में किसकी सरकार थी, शेख हसीना की सरकार थी, शेख हसीना की सरकार थी। उसके बाद में क्या हुआ, अभी लेटेस्ट टाइम है वहाँ पे जो स्टूडेंट थे उन्होंने विद्रोह वगैरह किया, शेख हसीना जी को वहाँ से सरकार से हटा दिया गया। शेख हसीना जी भाग के ये कहाँ चली गई, ये लंदन चली गई। ठीक है, बांग्लादेश में दूसरे की सरकार बन गई। अब वहाँ पे जो बांग्लादेश की अभी करंट गवर्नमेंट है वो इंडिया से रिक्वेस्ट कर रही है कि हमें है ना शेख हसीना को वापस दे दो। उनको लगता है कि इंडिया हेल्प कर रहा है शेख हसीना की बाहर छुपने में, तो वो कह रहे हैं कि शेख हसीना को वापस बांग्लादेश को सौंप दो। हम इनके खिलाफ एक ट्रायल चलाना चाहते हैं कि इन्होंने है ना अपने कार्यकाल के दौरान बहुत ही ह्यूमन राइट का उल्लंघन किया है, बहुत ही ऐसे कर्तव्य किए हैं, कार्य किए हैं जहाँ से नरसंहार किया गया था, ह्यूमन जीनोसाइड किया गया था। तो इनके खिलाफ क्या करना है, इनके खिलाफ हमें है ट्रायल चलाना है। तो क्या ये हमारे प्रीलिम में काम का है, नहीं, हमारे प्रीलिम में काम का नहीं। मेंस में कहीं आईआर से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन हो तो वहाँ पे हम लिख सकते हैं कि हमारे जो आस पड़ोसी देश है वहाँ की पर्सनल जो भी पॉलिटिक्स होती है, ठीक है, उनके जो इंटरनल मैटर होते हैं उनमें भारत को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम किसी पार्टी को सपोर्ट करेंगे, वहाँ की कोई अभी इंटरनल में कोई, जैसे शेख हसीना को इंडिया ने काफ़ी फेवर किया था, तो अब वहाँ से शेख हसीना की सरकार हट गई है तो वो इंडिया के खिलाफ जा सकते हैं। इसीलिए है कि भारत को अपने आस पड़ोस के देश है वहाँ किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं करना चाहिए, ना ही उनके पड़ोसी जो भी उनके डायरेक्ट मैटर होते हैं उनके हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, यानी कि इंटरनल मैटर में हस्तक्षेप करने से बचना चाहिए। उसका एग्जाम्पल ये देख सकते हो, अगर इंटरनल मैटर में हस्तक्षेप करेंगे तो जब सत्ता चेंज होगी तो वो हमारे लिए बैकफायर भी साबित हो सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम एग्जाम्पल में देख सकते हो कि इस प्रकार की बातें कर सकते हैं। तो बस मेंस में थोड़ा बहुत पॉइंट ले सकते हो, बाकी प्रीलिम में इसका तो कोई वेटेज नहीं है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी पूछा गया था, ये यूपीएससी में पूछा गया था कि एक बांग्लादेश और भारत के बीच में एक अभी है ना वो न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट बन रहा है, रूपपुर न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट। तो उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा गया कि नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का क्या कार्य होता है। तो इसका आपको आंसर ट्राई करना है, यूपीएससी ने पूछा है। तो इस प्रकार के यूपीएससी क्वेश्चन ऑलरेडी पूछता है और आगे भी पूछ सकता है, तो आप इसका आंसर देने को ट्राई करना। यहाँ पर ये आंसर को एक्सप्लेन भी किया गया है। ठीक है, और ये रूपपुर परमाणु संयंत्र है, उससे रिलेटेड नेक्स्ट और भी क्वेश्चन है, तो इससे भी अब आप ट्राई जरूर करना। क्या ये बांग्लादेश का पहला ऊर्जा स्रोत होगा? ठीक है, क्या इसमें 3 VVR 1200 रिएक्टर का यूज होगा? और तीसरा है दोनों वाटर कूलर रिएक्टर का निर्माण 2017 में कार्य शुरू हुआ था। तो हमें पहला तो पता है कि ये तो सही है, यानी कि इनमें से कोई ये नहीं हो सकता है, ये तीनों हो सकते हैं। ठीक है, दूसरा हमें पता है कि ये गलत है क्योंकि यहाँ पे 3 की जगह 2 है, तो ये हटा दो, ये भी हट गया। अब या तो ये है, तो ऑप्शन है सी है। तो ऐसे क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा टफ पड़ते हैं, ये एलिमिनेशन से नहीं हो सकते हैं। पहले वो आता था ना 1 and 2 1 and 3, वो एलिमिनेशन से सॉल्व हो जाते थे, बट यहाँ पे 1 सही है, 2 सही है, 3 सही है, ये बहुत ही ज़्यादा टफ पड़ते हैं। ये एलिमिनेशन से भी सॉल्व होने की कम ही चांस है, वो तो ईजिली सॉल्व हो जाते थे। वहाँ पे अगर आप एक को एलिमिनेट कर देते हो तो आपका आंसर मिल जाता था। बट यूपीएससी है ना जो प्रेजेंट टाइप में इस टाइप के क्वेश्चन बना रहा है, तो इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं इनको सॉल्व करना थोड़ा कठिन हो जाता है। ठीक है, तो ये इससे रिलेटेड एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है, इसे आप जरूर ट्राई करना है। मेंस से रिलेटेड भी क्वेश्चन है, इसको भी जरूर ट्राई करना। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन है यूपीआई के बारे में। सबसे पहले चर्चा में क्यों है, वाई इट इज इन द न्यूज़,
न्यूज़ में इस वजह से है कि अभी भारत में जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं ऑनलाइन, 10 ट्रांजैक्शन में से 8 है वो यूपीआई की सहायता से होते हैं। यानी कि भारत में है ना, जितने भी ट्रांजैक्शन हो रहे हैं उसमें से 80% जो ट्रांजैक्शन है वो यूपीआई के द्वारा ही हो रहे हैं। हम ऑनलाइन की बात करें, ऑनलाइन डिजिटल रूप से जितने भी लेन देन होते हैं उनमें से 80% लेन देन है वो यूपीआई के माध्यम से ही होते हैं। तो ये एक बहुत ही बड़ी बात है कि भारत जैसा देश जहाँ पर साक्षरता, जहाँ पर डिजिटल लिटरेसी बहुत ही ज़्यादा कम है, वहाँ पर ऐतिहासिक रूप से हमें नकदी में ट्रांजैक्शन करते थे, हम कैश में ट्रांजैक्शन करते थे, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन बहुत ही ज़्यादा कम करते थे। इन सब के बावजूद भारत में अगर इतने बड़े पैमाने पर यूपीआई का उपयोग हो रहा है तो ये एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि है, भारत के लिए एक बहुत ही बड़ी जीत है। तो अब हम बात करेंगे यूपीआई के बारे में। ये तो हमने चीज़ें देख ली, पॉजिटिव चीज़ें क्या है, क्या क्या चीज़ें हुई है। अब इस आर्टिकल में हम देखेंगे सबसे पहले यूपीआई क्या होता है इसको समझेंगे, जो कि प्रीलिम में काम का है। उसके बाद में क्या चैलेंज आते हैं यूपीआई के ट्रांजैक्शन में, ठीक है, उसको देखेंगे। फिर क्या सुधार किया जा सकता है, इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो ये मेंस में इसका वेटेज ज़्यादा है, प्रीलिम में थोड़ा बहुत यूपीआई के बारे में, यूपीआई की फुल फॉर्म वगैरह पता होनी चाहिए। यूपीआई की फुल फॉर्म क्या है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। याद रखने की आवश्यकता है, रट्टा मार लो, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यूपीआई की फुल फॉर्म क्या है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यूपीआई की फुल फॉर्म याद रहनी चाहिए, यूपीएससी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है। तो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई की फुल फॉर्म है, ठीक है। मेंस में याद रखने की आवश्यकता नहीं है, मेंस में कोई आंसर राइटिंग करते हो तो वहाँ एक बार फुल फॉर्म लिख लो, फिर फुल फॉर्म न भी लिखो वो चलेगा। पर प्रीलिम के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आपको फुल फॉर्म याद होनी जरूरी है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं ऑलरेडी। तो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस इसकी फुल फॉर्म है। ये करती क्या है? ये जैसे थर्ड पार्टी ऐप होते हैं, फ़ोनपे है, ठीक है, पेटीएम है, गूगल पे है, इनको ट्रांजेक्शन करने। जैसे फ़ोनपे से हमें है किसी के पेटीएम में पैसे भेजने हैं, मतलब वैसे अकाउंट से जाएंगे, एसबीआई में, इसमें भी एसबीआई है, लेकिन डायरेक्ट टू डायरेक्ट नहीं भेजे, हम फ़ोनपे से होते हुए इनके पास पेटीएम में यूपीआई है, उसके थ्रू भेजते। तो यूपीआई क्या है? यूपीआई एक माध्यम है, यूपीआई एक माध्यम। आपको कहाँ जाना है? आप एग्जाम्पल के लिए दिल्ली बैठे हो, ठीक है, आपको जाना है मुंबई जाना है, तो ये तो दोनों क्या डेस्टिनेशन है, ठीक है। आप एक ट्रेन से जा रहे हो तो ये एक माध्यम है। तो ट्रेन है, यूपीआई एक प्रकार का माध्यम है। और ये क्या होते हैं जो फ़ोन पे वगैरह, ये क्या है? ये क्या प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट है जो एक जगह से दूसरी जगह भेजने में हेल्प करते हैं। माध्यम क्या है? यूपीआई, जिसका सहारा लिया जाता है, और ये भेजने में, धक्का देने में, पुश करने में हेल्प करते हैं। तो ये पूरा इस प्रकार का सिस्टम है। इस प्रकार से इनकी सहायता से फ़ोन पे या गूगल पे या पेटीएम में ये इस प्रकार से ये भेजे जाते हैं। तो ये किसने बनाया यूपीआई को? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस को, इसको एनपीसीआई ने, एनपीसीआई इसके द्वारा बनाया गया। ये जो एनपीसीआई है ना, ये एक नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है, यानी कि प्रॉफिट है उसको ऐसे प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं करती। तो ये नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है, इसके द्वारा एनपीसीआई के द्वारा यूपीआई को बनाया गया है। एनपीसीआई ने और कौन कौन सी चीज़ें बनाई है इसके बारे में भी पता होना चाहिए, यूपीएससी इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ चुका है। तो अब बात करते हैं यूपीआई के सामने क्या क्या चैलेंज देखने को मिलता है, ठीक है। चैलेंज इन यूपीआई इकोसिस्टम, यानी कि यूपीआई पारिस्थितिकी तंत्र में क्या क्या चुनौतियां देखने को मिलती है। सबसे पहले सीमित प्रवेश। क्या कहना चाहता है सीमित प्रवेश? सीमित प्रवेश यानी कि लिमिटेड पेनिट्रेशन, सीमित प्रवेश यानी लिमिटेड पेनिट्रेशन। इसका मतलब ये है, भारत की 30% आबादी है वो अभी ओनली इसका उपयोग कर रही है, 70% ऐसी आबादी है जो यूपीआई का यूज़ नहीं कर रही है, यानी कि इसका उपयोग पूरे भारत में नहीं हो रहा है, 30% ही आबादी इसका उपयोग कर पा रही है, यानी इसका जो पेनिट्रेशन है वो लिमिटेड है। सीमित पेनिट्रेशन, सीमित प्रवेश, पहला चैलेंज ये है कि कम लोगों के पास इसका एक्सेस है। दूसरा है बाजार एकाग्रता, मार्केट कॉन्सेंट्रेशन। क्या कहना चाहता है मार्केट कॉन्सेंट्रेशन? इसका मतलब है अभी यूपीआई है, आपके पास में क्या है? यूपीआई आप किससे यूज़ करते हो? या तो आपके पास में होगा फ़ोन पे, या पे आप उसमें हो गूगल पे, और या फिर होगा पेटीएम। तो ये कम ही चांस है कि आपके पास में इन तीनों के अलावा कोई हो। ज़्यादातर लोगों के पास में ये दोनों होते, पेटीएम भी अब कम हो गया है। तो इंडिया में 85% में तो फ़ोन पे एंड गूगल पे ही आता है। ओनली
7% लोगों के पास में ही पेटीएम है। तो इसका मतलब है 90% तो इन तीनों ने ही कब्जा कर रखा मार्केट में। तो बाजार में कोई और तो आ ही नहीं पा रहा है। तो ये दोनों एक एकाग्रता करके बैठे, मार्केट को पूरा कंसंट्रेशन करके बैठे हैं। तो ये एक बहुत ही बड़ा चैलेंज देखने को आज सामने मिलता है कि मार्केट में इन दोनों की मोनोपोली स्थापित हो गई है और ये किसी भी हद के लिए सही नहीं है। अब क्या फर्क पड़ता है अगर मार्केट में किसी की मोनोपोली स्थापित हो जाए, कोई एक भी कंपनी रूल कर रही थी, इससे क्या फर्क पड़ता है? फोन पे से ट्रांजैक्शन तो बढ़िया हो रहे हैं, तो दिक्कत क्या आ रही है? अगर फोन पे के पास में पूरा मार्केट है तो दिक्कत ये आ रही है इन फ्यूचर अगर फ़ोन पे में कोई दिक्कत आ जाए या फिर फ़ोन पे अपना डेटा है वो हैक कर ले या कुछ भी कर ले, इसका मिसयूज़ कर ले, तो क्या भारत में कोई और है जो इसकी जगह ले सकता है? गूगल पे है, गूगल पे बाहर की कंपनी है, तो ये कौन है? इसकी जगह लेने वाला है नहीं। तो ये है ना, जोखिम को बढ़ा देती है कि एक तो दो ही कंपनियां रूल कर रही है और इनके पास पूरा इतना सारा डेटा है, और डेटा भी फाइनेंशियल डेटा है भाई। इतना तो इनका तो कितने बड़े लेवल पर मिसयूज हो सकता है। इसीलिए कि ये ना प्राणी गलत भेदभाव यानी कि सिस्टमेटिक वनरेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा नुकसान देखने को मिल सकता है अगर दो ही लोगों के पास में पूरे देश का फ्यूचर टिका होगा, पूरे देश का डिजिटल लेन देन है वो दो ही लोगों के हाथ में है। तो ये बड़ा दिक्कत कर सकता है। इसलिए और लोगों को और जो स्मॉल प्लेयर है उनको ऊपर आने की आवश्यकता है। फिर बात करते हैं प्रतिस्पर्धा और नवाचार में कमी। यहाँ पर कॉम्पिटेटिवनेस है उसमें और इनोवेशन में कमी देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि 80% तो किसके पास में? 85% ये तो दो ही कंपनियों के पास में। तो नई कंपनी कोई आएगी नहीं, नई कंपनी नहीं आएगी तो ये दोनों तो इनका दोनों का पूरा वर्चस्व रहेगा, तो ये इनोवेशन लाएंगे ही नहीं। कॉम्पिटिटिव नहीं है। आप कब पढ़ोगे अच्छे से? अगर आपको पता चल जाए यूपीएससी में तो बैठे बैठे सिलेक्शन हो रहा है तो आप अच्छे से नहीं पढ़ोगे। इसलिए इनको पता है कि नहीं यार, हमारे तो कोई टक्कर में है ही नहीं, हमारा तो कोई कॉम्पिटिशन ही नहीं है। जब आपका कोई कॉम्पिटिशन है ही नहीं तो आप इनोवेशन क्यों करोगे? आप इनोवेशन नहीं करोगे तो नई नई चीज़ें इंट्रोड्यूस होगी नहीं, तो इनोवेशन की कमी देखने को मिलती है। नवाचार है वो नहीं देखने को मिलता है। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज देखने को मिलता है। फिर बात करते हैं मार्केट कैप की, यानी कि मार्केट शेयर। तो मार्केट शेयर में इन दोनों का भाग है वो ज़्यादा है। एनपीसीआई ने अभी कहा था कि 2020 में है ना, एनपीसीआई ने कहा था कि 2 वर्षों यानी कि 2022 तक जितनी भी कंपनी हैं, यानी सिंगल कंपनी का जो मार्केट कैप है वो इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कोई भी, जैसे अभी है फ़ोन पे के पास में है 40% और 40% किसकी? यूपीआई के पास, सॉरी गूगल पे के पास में, इन दोनों के पास में 80% है। तो एनपीसीआई ने कहा था 30% तक फ़ोन पे आप अपना मार्केट कैप लेके आओ, गूगल पे को कहा 30% है आप अपना लेके आओ, इससे ज़्यादा मत रखो। इसके पास अगर इससे ज़्यादा हो जाता है तो आपका है वो वर्चस्व स्थापित हो जाता है, जो कि स्मॉल प्लेयर हैं उनके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। इस प्रकार की बात करी थी एनपीसीआई ने, बट इन्होंने इस रूल को नहीं माना और अभी तक 2024 हो गया है, इनका मार्केट कैप कितना है? 48% है फ़ोन पे, 37% है गूगल पे। इनको कम करना था 30% तक का, बट इन्होंने कम नहीं किया है। तो इन्होंने मार्केट कैप है वो जो सीमा थी उसे, जो एनपीसीआई ने कहा गया था उस बात को भी इन्होंने नहीं माना है। ये चीज़ देखने को मिलती है। बट कुछ लोगों के द्वारा सुझाव भी दिया जाता है कि 40% तक ठीक है, 30% तो बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है कि अगर 30% की बात आप रखोगे तो कोई कंपनी है ना वो इनोवेशन करेगी ही नहीं, इस फील्ड में आना ही नहीं चाहेगी। तो आप रखो मार्केट कैप है वो 40% तक रखोगे तो और लोग भी कोशिश करेंगे इस फील्ड में आने के लिए। इस प्रकार का एक सुझाव भी दिया जाता है। फिर बात करते हैं कि ये बात करी गई है मार्केट कैप वगैरह की बात करी गई कि इसे किस प्रकार से 30% तक लगा जाना चाहिए। इससे क्या होगा? एक फील्ड मिल जाएगा, सारी कंपनियां हैं, छोटे स्मॉल प्लेयर हैं वो भी आगे आ सकते हैं। फिर इनोवेशन को बढ़ाने की आवश्यकता है इंडियन डेवलपर की। अभी जो थर्ड पार्टी है मुख्यतः गूगल पे वगैरह वो बाहर की है, तो भारतीय प्लेयर को आगे आने की आवश्यकता है। भारत में जो कंपनियां जैसे पेटीएम वगैरह है उनको आगे आने की आवश्यकता है, उनको मजबूत करने की आवश्यकता है। साथ ही साथ में डेटा बहुत ही जरूरत हो जाता है, डेटा प्रोटेक्ट करने की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि ये डेटा को मिसयूज न कर ले, इसकी बहुत ही बड़े लेवल पर आवश्यकता है। फिर कॉम्पिटिटिवनेस इकोसिस्टम को बढ़ाने की आवश्यकता है। पूरा जो वातावरण है उसमें प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने की आवश्यकता है, कॉम्पिटिटिवनेस को प्रमोट करने की आवश्यकता है। तो ये सारे मेजर लेने की आवश्यकता है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है फ्री एआई के बारे में है। सबसे पहले इस चर्चा में क्यों है, क्या हुआ है? आरबीआई के द्वारा एक प्रोफेसर जी का नाम क्या है? पुष्पक भट्टाचार्य जी, इनके नेतृत्व में एक समिति बनाई गई थी, एक कमेटी बनाई गई थी। किनके नेतृत्व में? पुष्पक भट्टाचार्य जी के नेतृत्व में आरबीआई के द्वारा
एक समिति बनाई गई थी। इस समिति को क्या काम दिया गया था? इस समिति को काम इस समिति को काम दिया गया था कि आप पता करो एआई है उसका किस प्रकार से उपयोग होना चाहिए। किस सेक्टर में? फाइनेंशियल सेक्टर में। आरबीआई ने एक समिति बनाई, किसके नेतृत्व में? ए पुष्पक भट्टाचार्य जी के नेतृत्व में एक समिति बनाई। इनको काम दिया गया कि वित्तीय क्षेत्र, फाइनेंशियल सेक्टर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग किस प्रकार से होना चाहिए, क्या इसको बढ़ावा देने की आवश्यकता है, क्या क्या सुधार लेने की आवश्यकता है, इन सब पर आप अपने डिटेल रिपोर्ट दो। ठीक है, तो ये कमेटी क्यों बनाई गई थी? तो आरबीआई ने इसे इस्टेब्लिश किया गया था। 8 इसमें मेंबर थे। चेयरमैन क्या कौन था इसका? पुष्पक भट्टाचार्य जी इसके चेयरमैन थे। एम क्या था? क्रिएटिव फ्रेमवर्क फॉर रेस्पॉन्सिबल एंड एथिकल इम्प्लीमेंट ऑफ एआई, यानी कि जो एआई है वो उसका किस प्रकार से रेस्पॉन्सिबल होना चाहिए और वो एथिकल किस प्रकार से होना चाहिए, इन सब के लिए ये बनाई गई थी कमेटी कि एआई का किस प्रकार से उपयोग रेस्पॉन्सिबली किया जा सकता है। ये सारी चीज़ों के लिए किया जाता है। तो आरबीआई के द्वारा 8 सदस्य थे। वित्तीय क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसकी जिम्मेदारी और नैतिक सक्षमता के लिए एक ढांचा तैयार करना है ताकि एआई का नैतिक और सुरक्षित तरीके से अपनाया जा सकता है। इसके लिए ये समिति बनाई गई थी, ये इसका उद्देश्य था। अब हम बात करते हैं फ्री एआई समिति थी, इसके मुख्य उद्देश्य क्या था? हमने देखा नॉर्मल तो यही था कि एआई का जो उपयोग है, एआई का जो यूज़ है वो कैसे होना चाहिए। एआई का जो यूज़ है वो नैतिक तरीके से होना चाहिए, एआई का मिसयूज़ ना हो, एआई का जिम्मेदारीपूर्ण यूज़ हो, ये सारी चीज़ें थी। बट इसमें ब्रॉड लेवल पर क्या क्या इसके उद्देश्य है? तो सबसे पहला है डेवलप एथिकल एआई फ्रेमवर्क, नैतिक एआई ढांचा विकसित करना। नैतिक एआई ढांचा विकसित करना, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है फाइनेंशियल सेक्टर यानी कि वित्तीय क्षेत्र में एआई है उसका उपयोग जिम्मेदारीपूर्ण होना चाहिए और नैतिकता को ध्यान में रखते हुए होना चाहिए, और इसके लिए दिशा निर्देश जारी करने की आवश्यकता है। यानी कि इस्टेब्लिश गाइडलाइन फॉर रेस्पॉन्सिबल एंड एथिकल एआई डेवलपमेंट इन द फाइनेंशियल सेक्टर। फाइनेंशियल सेक्टर में गाइडलाइन देंगे ताकि एआई का जो उपयोग हो रेस्पॉन्सिबल हो और साथ ही साथ में एथिकल उपयोग हो, इसके बारे में गाइडेंस देना है, गाइडलाइन देना है। फिर एआई को अपनाने का आकलन करना, अगर एआई को हम एक्सेस दे रहे हैं तो किस प्रकार से वो देना चाहिए, किस प्रकार से वो उपयोग करेगी, इसके बारे में भी आकलन करना इनकी जिम्मेदारी है। फिर वो समिति क्या करेगी? ये रेगुलेशन किस प्रकार से होना चाहिए। एआई तो हम बना देंगे पर उसको रेगुलेट किस प्रकार से किया जाना चाहिए, इसके लिए क्या कोई अलग से रेगुलेटरी बॉडी बनाने की आवश्यकता है, इन सारी चीज़ों को भी ध्यान में रखा जाएगा। फिर इससे रिलेटेड क्या क्या जोखिम देखने को मिलेंगे, ठीक है, कोई कौन कौन से रिस्क है उनको आइडेंटिफाई करना, और आइडेंटिफाई करके किस प्रकार से उनको ठीक किया जा सकता है, मिटिगेट किया जा सकता है। तो आइडेंटिफिकेशन और मिटिगेशन से रिलेटेड भी इनको रिपोर्ट में बताना है कि क्या रिस्क है, उनको आइडेंटिफाई करो और किस प्रकार से उसे ठीक कर सकते हो, इसके बारे में भी बताओ। फिर गवर्नेंस, सुशासन, मतलब शासन जो होता है उससे रिलेटेड भी क्या सिफारिशें दे सकते हो आप कि किस प्रकार को शासन को अपनाने की आवश्यकता है अगर एआई को हम फाइनेंस सेक्टर में इंट्रोड्यूस करते हैं तो यहाँ पर सिंपल सी ये सारी चीज़ें बातें करिए। तो क्या महत्व है इसका? सिग्निफिकेंस तो सिंपल सा है, इससे क्या होगा, एआई है उसका जिम्मेदारी पूर्ण उपयोग बढ़ेगा। ऐसे नहीं कोई भी रैंडम आया इसका मिसयूज कर रहा है तो वो सारी चीज़ें देखने को नहीं मिलेगी। फिर रिस्क है उनको कम किया जा सकता है। स्ट्रेंथन रिस्क मैनेजमेंट, जो जोखिम होते हैं उनको प्रबंधन करने का जो है उसे स्ट्रेंथ किया जा सकता है। नवाचार को बढ़ावा देना, इनोवेशन को बढ़ावा दिया जा सकता है ताकि लोगों का और भरोसा बढ़ेगा और लोग हैं वो अच्छे से इसका उपयोग करेंगे। तो ये बात करी गई थी, इसके सामने रखी गई थी, किसके सामने? ये जो फ्री एआई के लिए समिति बनाई गई थी उसके लिए रखी गई थी। तो सिंपल सी बात ये आर्टिकल में की गई है, फ्री एआई की एक समिति बनाई गई है। फ्री में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते? फ्री एआई समिति किसके द्वारा बनाई गई थी? तो ये आरबीआई के द्वारा बनाई गई थी। क्यों बनाई गई थी? एआई का जो उपयोग है, फिर एआई देख के आप समझ जाओगे एआई से रिलेटेड है, इसका उपयोग है वो जिम्मेदारीपूर्ण हो, नैतिकतापूर्ण हो, इससे रिलेटेड सिफारिशें देने के लिए ये समिति बनाई गई थी। ठीक है, इतनी सी चीज़ याद रखनी, सिंपल सी बात इतनी है, बाकी बातें इसमें बहुत बकवास करी गई है। फ्री एआई समिति किसके द्वारा बनाई गई थी? आरबीआई के द्वारा, और इसका क्या उद्देश्य था, बस इतना ही पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है जी, याद रह जाएगा। चलते हम हमारी नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। नेक्स्ट आर्टिकल क्या है? सिंपल सी बात पढ़ो, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत मिशन के बारे में। क्या है नेक्स्ट आर्टिकल? नेक्स्ट आर्टिकल है प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन। पीएम यानी प्रधानमंत्री, ए का होगा आयुष्मान, बी का मतलब होगा भारत,
फिर एच का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन, ये इसकी फुल फॉर्म है, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन। अब ये जो मिशन है ना, इसको दिल्ली में सही से लागू नहीं किया गया था, इम्प्लीमेंट नहीं किया गया था। इसके बारे में हाईकोर्ट के द्वारा, सुप्रीम हाईकोर्ट के द्वारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनको कहा गया है कि आपने जो दिल्ली में आयुष्मान भारत स्कीम है उसको सही से इम्प्लीमेंट नहीं किया है, तो आपने ये क्यों नहीं किया, ये अनजस्टिफाइड है, ये आपने सही नहीं किया, इसके बारे में आप अपना तर्क दो, अपना कारण बताओ। तो इसकी वजह से ये न्यूज़ में है। न्यूज़ सिंपल सी है, आपको समझ में आ गई होगी। अगर ऐसा कहीं लिखना हो ना, केंद्र और राज्यों से संबंधित कुछ भी लिखना हो, संघवाद से संबंधित कुछ चुनौती लिखनी हो, फेडरलिज्म से संबंधित, तो वहाँ पर एग्जाम्पल दे सकते हो कि किस प्रकार के तनाव दोनों केंद्र और राज्यों में, जब सरकार अलग अलग पार्टी की हो तो किस प्रकार के तनाव पैदा हो सकते हो, ये एग्जाम्पल आप दे सकते हो। अब हम इस स्कीम के बारे में बात कर लेते हैं। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन, ये इस स्कीम का नाम है। ये भारत की स्वास्थ्य क्षेत्र में, ठीक है, हेल्थ सेक्टर में सबसे बड़ी स्कीमों में से एक है। यानी कि बुनियादी स्वास्थ्य का जो क्षेत्र होता है, हेल्थ सेक्टर होता है, उसमें बुनियादी ढांचा यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए जो स्कीम चलाई जा रही है, उनमें से सबसे बड़ी स्कीमों में से एक है, वो है आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन। हेल्थ का मतलब होता है स्वास्थ्य और इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब होता है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, बुनियादी ढांचा बनाना, उसके लिए ये स्कीम चलाया जा रहा है। तो ये केंद्र सरकार की बहुत ही बड़ी योजना है जो कि हेल्थ सेक्टर में इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने की बात करती है। अब इसे सबसे पहले लॉन्च कब किया गया था? इसे लॉन्च किया गया था 2022 में, 2022 की बजट में, 21-22 का बजट था, उस दौरान इसे लॉन्च किया गया था। इसके लिए 64 करोड़ रुपए, 64 करोड़, ठीक है, 6,400 करोड़ रुपए इसके लिए अलोकेट किए गए थे। 6,064 मतलब 6400 करोड़ रुपए इसके लिए अलोकेट किए गए थे। क्यों? कि इसका बजट बहुत ही बड़ा था, इतने बड़े लेवल पर इसे लॉन्च किया गया था। और लॉन्च कब किया गया था? 2021-22 की बजट में इसे लॉन्च किया गया था। अब हम बात करते हैं इसके उद्देश्य की कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या, उद्देश्य क्या है। ऑब्जेक्टिव की बात करें इसकी, तो सबसे पहला इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो है सार्वजनिक स्वास्थ्य की सेवा में बुनियादी ढांचे हैं ना, उसमें अंतराल को भरना। क्या कहना चाहता है ये? फील द गैप, असेंशियल गैप भरना है पब्लिक हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर में। जैसे कि एक बात करते हैं हम ग्रामीण, रूरल, एक होता है अर्बन सेक्टर, शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र। इन दोनों में हेल्थ में काफ़ी गैप होगा, बिल्कुल है गैप होगा, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में हेल्थ केयर सेक्टर है वो इतनी स्ट्रांग नहीं होगी, अर्बन में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होगी। पहली बात तो है। दूसरी बात है, एक होती प्राइमरी, मतलब बस आपको नॉर्मल बुखार वगैरह आ गया, अब आप हॉस्पिटल में जाते हो तो आसपास के कहीं हॉस्पिटल में जाते हो जहाँ पे प्राइमरी हेल्थ केयर सेक्टर होता है। और एक होता है मीडियम, फिर उसके बाद में आता है क्रिटिकल, जहाँ आईसीयू वगैरह में ले जाने की आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ पे भी देखने को मिलता है, ठीक है, हॉस्पिटल वगैरह, और यहाँ पे क्रिटिकल के लिए भी देखने को मिलते हैं। पर ये जो बीच वाला है ना, यहाँ पे कोई सुविधा देखने को नहीं मिलती है। या तो सीधा आदमी प्राइमरी में जाएगा या फिर सीधा क्रिटिकल में जाएगा, बीच में यहाँ पे कोई नहीं, गैप है बहुत बड़ा। तो ये जो स्कीम है इसका मेन उद्देश्य क्या है? एक तो अर्बन और रूरल के बीच का जो गैप है उसे भरना है, और एक है प्राइमरी और जो क्रिटिकल, इसके बीच का जो गैप है इसे भरना है। तो इसका पहला ऑब्जेक्टिव यही है, प्राइमरी और जो क्रिटिकल है उनके बीच का गैप भरना है, और अर्बन और रूरल के बीच के गैप को भरना, ये इसका पहला उद्देश्य है। दूसरा इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? दूसरा ऑब्जेक्टिव है स्ट्रेंथ पब्लिक हेल्थ इंस्टीट्यूशन, जो सार्वजनिक जो हेल्थ इंस्टीट्यूट होते हैं उनको मजबूत करना है ताकि वो प्राथमिक लेवल पर स्वास्थ्य की अच्छे से देखभाल करें। तो पब्लिक हेल्थ जो इंस्टीट्यूशन होते हैं ना, इंस्टीट्यूशन, उनको स्ट्रेंथ करने की आवश्यकता है, उनको मजबूत करने की आवश्यकता है ताकि जो निदान है, उपचार है, उनको वो अच्छे से कर सके, ठीक है, डायग्नोसिस है, ट्रीटमेंट है, वो अच्छे से उनका देख सके, और सार्वभौमिक व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल है वो अच्छे से उसका पालन कर सके। तो दूसरा ये इसका ऑब्जेक्टिव है। तीसरा है कि जो आईटी का मतलब क्या होता है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसका उपयोग है वो हेल्थ केयर सेक्टर में किया जाएगा। इसका उपयोग कैसे किया जाएगा? इससे अगर किसी इंसान को किस प्रकार की बीमारी है, कैसे इसको ठीक किया जा सकता है, इस पूरे को इसमें हेल्थ केयर सेक्टर में इसे इन्वॉल्व किया जाएगा। तो टू एक्सटेंड एंड बिल्ड आईटी एनेबल डिजीज सर्विलेंस सिस्टम, तो ये जो आईटी होता है इससे इनेबल किया जाएगा ताकि डिजीज है, बीमारी है, उनका पता लगाया जा सके और अच्छे से डिजीज का केयर किया जा सकता है। तो ठीक है, बीमारियां होती है उनका पता लगाने के लिए, आपात स्थितियों से निपटने के लिए
आईटी को सक्षम किया जाएगा, यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को इनेबल किया जाएगा हेल्थ केयर सेक्टर में। तो ये भी इसका एक उद्देश्य है। पहला उद्देश्य क्या था, गैप को कम करना है। दूसरा क्या है, पब्लिक हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की आवश्यकता है। तीसरा है आईटी को इनेबल करना है, यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को हेल्थ केयर सेक्टर में इनेबल करने की आवश्यकता है। फिर संक्रामक रोग होते हैं जो इन्फेक्शन एक जगह से दूसरी जगह फैलते हैं। तो ऐसी जो बीमारियां होती हैं ना, उन्हें रोकने के लिए, उनका पता करने के लिए कोशिश की जाएगी। जैसे कोविड-19 वगैरह है, तो उसके लिए भी कोशिश की जाएगी कैसे भी करके इनको रोका जाए। तो एक्सपेंड रिसर्च की जाएगी। ये जो संक्रामक रोग होते हैं, इन्फेक्शियस रोग होते हैं, इनके लिए बड़े लेवल पर, मेसिव लेवल पर इसके लिए कोई रिसर्च वगैरह भी की जाएगी। तो ये इससे रिलेटेड कुछ इसके उद्देश्य है। उद्देश्य आपको समझ में आ गई क्या क्या इसके उद्देश्य। हमने देखा अभी कि गैप को कम करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना है, आईटी को इनेबल करना है, रिसर्च को प्रमोट करना है। ये सारी चीज़ें तो इसके अंतर्गत की जाएगी। अब क्या क्या ये बेनिफिट देती है, यानी कि जो आयुष्मान भारत है इसके क्या क्या घटक है, घटक यानी कंपोनेंट क्या क्या है, किस प्रकार से ये कंपोनेंट काम करेगी। तो इसमें ये क्या करेगी, पहले तो 150 है ना बिस्तरों वाले क्रिटिकल हेल्थ केयर ब्लॉक बनाएगी। यानी कि ब्लॉक लेवल होता है ना, वहाँ पर 150 बिस्तरों वाले हॉस्पिटल, यानी क्रिटिकल जो केयर होता है, अचानक कोई बीमार पड़ गया उनको सेवा करने के लिए ये 150 बिस्तरों वाले बेल्ट बनाएगी, मतलब 150 बिस्तरों वाले ब्लॉक बनाएगी ताकि क्रिटिकल केयर को निपटा जा सके। इसके साथ ही साथ क्या करेगी ये एनडीसी, नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल, एनसीडीसी क्या होता है, नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल, राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र। 5 है वो राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र बनाएगी, और इसके अलावा 20 है वो महानगरीय महानगर मतलब पूरी सिटी लेवल का जो आ गया, वहां पर भी ये इस प्रकार की चीजें बनाने की काम करेगी। यानी कि एनसीडीसी बनाएगी, राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र बनाएगी, साथ ही साथ में 20 महानगरीय स्वास्थ्य इकाइयां भी ये मजबूत करने की काम करेगा। ये इसके कंपोनेंट की बात कर रहे हैं कि ये क्या क्या चीज़ें इसके अंतर्गत की जा रही है। तो पहले हमने देखा था 150 बिस्तरों वाले क्रिटिकल ब्लॉक बनाएगी, फिर 150 है वो एनसीडीसी यानी कि राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र, नेशनल सेंटर डिजीज फॉर कंट्रोल, ये बनाई जाएंगी। इसके अलावा जितने भी राज्य है, केंद्र शासित प्रदेश और राज्य है, उनको लैब से जोड़ा जाएगा ताकि वो डायरेक्ट लैब से कंट्रोल में हो। लैब से कंट्रोल होगा तो क्या होगा, तो उनको तुरंत रिपोर्ट मिल जाएगी। अब तो आज है ना, अगर आपको रिपोर्ट निकालनी होती तो आज आप ऑनलाइन जाके रिपोर्ट निकाल सकते हो, कहीं से भी निकाल सकते हो, क्योंकि सारे हैं वो कनेक्टेड किए गए हैं। तो ये भी बेनिफिट देखने को मिलता है। फिर क्या किया गया है, फिर ये किया गया एक अलग अलग जगह, जैसे हवाई अड्डे हैं, बंदरगाह है, पोर्ट है, वहाँ पर भी क्रिटिकल जो भी परिस्थितियाँ हो जाती उनके लिए भी थोड़ी बहुत हेल्थ केयर सर्विस है वो प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत की जाएगी। तो ये चीज़ें हैं क्या क्या घटक है, क्या क्या चीज़ें की जा रही है, वो सारी चीज़ें इसमें बात करेंगे। 150 बिस्तरों वाले बेड है, फिर हमने देखा था कि राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र बनाए जा रहे हैं, हवाई अड्डे, बंदरगाह वहाँ पर काम किए जा रहे हैं। आपातकालीन सेवा के लिए 15 स्वास्थ्य संचालित केंद्र बनाए जाएंगे, जो आपातकाल में मोबाइल अस्पताल की सुविधा जो बनाएंगे, मतलब एक जगह से दूसरी जगह आपातकालीन स्थिति में जो एम्बुलेंस वाली होती है वो सारी चीज़ें भी प्रोवाइड की जाएगी। अब ये बात कर रहा है कि राज्यों को ये किस प्रकार से हेल्प करेगा, जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं उनको ये किस प्रकार से हेल्प करेगा। तो ये क्या करेगा, 17,000 ग्रामीण स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्र की स्थापना करेगा। 17,000 रूरल हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाएगा, केंद्र सरकार बनाएगा राज्यों के लिए। मतलब यहाँ पे बात करी जा रही है कि राज्यों को किस प्रकार से ये हेल्प करेगा। तो 17,000 रूरल हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर राज्य केंद्र सरकार के द्वारा बनाए जाएंगे। इसके अलावा 11,000 है वो अर्बन के लिए बनाए जाएंगे। 17,000 है वो ग्रामीण लोगों के लिए स्वास्थ्य एवं आरोग्य केंद्र, और 11,000 है शहरी स्वास्थ्य एवं आरोग्य केंद्र बनाए जाएंगे। इसके अलावा ब्लॉक लेवल पर भी इस प्रकार की व्यवस्था की जाएगी। तो ये अलग अलग, जैसे ब्लॉक लेवल पे कुछ स्थापित किए जाएंगे, कुछ जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी स्थापित किए जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं कि क्या क्या चीज़ें ये बना रहे हैं। ग्रामीण लेवल पर भी आरोग्य केंद्र बना रहे हैं, शहरी लेवल पर भी बना रहे हैं, ब्लॉक लेवल पर भी है, डिस्ट्रिक्ट लेवल भी है। तो अलग अलग जगह पर ये अलग अलग क्रिटिकल केयर है वो स्थापित करने की बात की जा रही है, किस प्रकार से ये राज्यों को हेल्प कर रहा है। तो ये हमारा पूरा आर्टिकल था प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत मिशन के बारे में। तो हमने यहाँ पे बात करी थी इसका उद्देश्य क्या था कि हेल्थ केयर सेक्टर में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे किस प्रकार से मजबूत किया जा सकता है। फिर इसके हम कंपोनेंट देखे थे, अलग अलग जगह पर ये हॉस्पिटल खोलने की बात करते हैं, प्राइमरी और जो क्रिटिकल है उनके बीच जो गैप है उसको कम करने की बात करता है, ग्रामीण और रूरल की जो रूरल और अर्बन के बीच का गैप है उसे कम करने की बात करता है। फिर जैसे पोर्ट है, बंदरगाह है, ठीक है, ये अपने हवाई अड्डे हो गए, वहाँ पर भी क्रिटिकल जो हॉस्पिटल वगैरह उनकी खोलने की बात करता है।
आपातकालीन सुविधा की बात करता है, फिर ग्रामीण स्वास्थ्य आरोग्य केंद्र खोलने की बात करता है। तो ये सारी चीज़ें इस मिशन के अंतर्गत की गई है। अगर क्वेश्चन बनता है तो नॉर्मल क्वेश्चन बनेगा, आप उसे अटेंड कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट जो आर्टिकल है ये भी प्लेस एंड न्यूज से संबंधित है। ये जो आर्टिकल ये बात करता है क्यूबा के बारे में। तो देखो न्यूज़ में क्यों है, ये हमारे काम की चीज़ नहीं, क्यूबा की जो लोकेशन है वो हमारे काम की है। कहाँ पर है क्यूबा, ये अमेरिका के पास में, आपने देखा होगा अमेरिका और क्यूबा के बीच में, यहाँ पे अमेरिका है, यहाँ पे ये लोकेटेड क्यूबा। कैपिटल कौन सी, हवाना है। ठीक है, ये सीमन आइलैंड है, ये जमाइका है, ये हेती है, ये बहामास है। ठीक है, ये कैरिबियन सी है, ये पूरा पूरा हो गया पैसिफिक ओशियन है, उसमें ये लोकेटेड एक आइलैंड कंट्री है। ठीक है, तो क्यूबा की कैपिटल कौन सी है, हवाना है। मुद्रा कौन सी है, क्यूबा पैसो है। ये सारी चीज़ें हमारे काम की नहीं है, पर थोड़ी बहुत आइडिया होना चाहिए कि क्यूबा की लोकेशन कहाँ पर है और कैपिटल कौन सी है। यूपीएससी पूछेगी, इतना ही पूछेगा। आपको करेंसी दूसरे एग्जाम के लिए देखना है तो क्यूबा का जो पैसो है वो इसकी करेंसी है, तो ये भी आप चीज़ें देख सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। तो पेंगोंग लेक के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और ये हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। पेंगोंग लेक कहाँ पर है, ये लद्दाख और कश्मीर के बीच, सॉरी लद्दाख और चाइना के बीच में लोकेटेड है। पूरी इसके बारे में हम जानकारी ऑलरेडी ले चुके हैं। नेक्स्ट है स्वेज कैनाल के बारे में। क्यों है न्यूज़ में, ये हमारे काम की चीज़ नहीं है, हमारे जो स्वेज कैनाल की लोकेशन है वो इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये रही स्वेज कैनाल, देखो अलग अलग जगह दे रखा। यहाँ पे देखो ये रेड सी है, ये अरबियन ओशियन है, यहाँ से जहाज जाते हैं। यहाँ पे बाबल मांडव स्ट्रेट बनी हुई है, जल संधि बनी हुई बाबल मांडव, यहाँ से जहाज इंटर करते हैं। ये रेड सी आ गया, यहाँ से इंटर करते 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 यहाँ पर बनी हुई स्वेज कैनाल। ये एक इजिप्ट की पार्ट है। ठीक है, ये जो इजिप्ट है ये इजिप्ट का है, स्वाइन जो ये है इजिप्ट का भाग है और ये भी इजिप्ट का है। ये इजिप्ट का प्रायद्वीप है एक। ठीक है, इस पर इजराइल ने एक बार कब्जा भी कर लिया था, इजराइल ने। ठीक है, तो ये इजराइल का है। यहाँ से होते हुए जहाज आगे जाते हैं और ये कहाँ जाते हैं, मेडिटेरियन सी में। तो ये पूरा एरिया, इसकी लोकेशन आप एक बार अच्छे से देख लो। यहाँ पर ये जॉर्डन है, ये इजराइल है, ये गाजा स्ट्रिप है, यहाँ पे सीरिया है। ठीक है, ये इराक है, ये कुवैत है, ये कतर है, ये बहरीन है, यूएई है, ओमान, यमन, सऊदी अरेबिया, ये रेड सी से कौन कौन सी है, सऊदी अरेबिया लग रही है। और यहाँ पे अफ्रीकी देश आ गए। ठीक है, जैसे सूडान आ गया है, इजिप्ट है। ठीक है, ये इरिट्रिया है, यहाँ पर ये जिबूती आ गया है। तो ये पूरी लोकेशन आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, ये गल्फ ऑफ एडन है। ठीक है, ये गल्फ ऑफ अकाबा है। तो ये पूरी लोकेशन, एक एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए। किसी से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, कुछ भी यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो सारी चीज़ों का आपको पता होना चाहिए। ये देख लो, ये पूरी रेड सी है, सॉरी ये रेड सी है और ये यहाँ पर है स्वेज कैनाल है, गल्फ ऑफ अकाबा यहाँ पर लोकेटेड है। तो ये इजिप्ट के अंतर्गत आती है पूरी। इजिप्ट इससे पैसे वसूल करता है, इजिप्ट की इकोनॉमी में इसका बहुत ही बड़ा योगदान है। बाबल मांडव के बारे में आपको पता होना चाहिए, यहाँ पर बाबल मांडव है। यमन के बारे में भी हमने देखा भी था, यमन का यहाँ पर एक पोर्ट भी है, उसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। ये अरबियन सी है, ये सोमालिया है। तो सारी चीज़ें रट लो, किसी पे कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें स्वेज कैनाल से रिलेटेड था। बाकी इसके बारे में डिटेल तो आपको याद रखने की आवश्यकता ही नहीं है कि कितने किलोमीटर है, 72 से 82 किलोमीटर के बीच में है। 1800 यहाँ बनी थी, 1859 में शुरू हुआ था, 1869 में ये कार्य पूरा हुआ है। व्यापार कितना होता है, 12% व्यापार यहाँ से होता है। पूरा ग्लोब का जितना ही वो व्यापार होता है ना, वो यहीं से होता है। पूरा ट्रेड होता है यहाँ से होते, पूरे एशिया में आते हैं। हम जितना भी तेल वगैरह कुछ भी खरीदते तो वो यहीं से होता है। 12% ग्लोबल जितना ट्रेड होता है उसका 12% यहीं से होता है। तो बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। होती रेबल यहाँ पर लोकेटेड है, वो इस पर अटैक भी करते हैं, कई बार यहाँ से लूट भी लेते हैं। वो न्यूज़ में भी रहता है ना, होती रेबल ने अटैक कर दिया, उसके जहाज़ को पकड़ लिया, उसके जहाज़ को पकड़ लिया, तो वो यहाँ पर ही पकड़ने का काम करते हैं। तो ये लोकेशन आपको पता होना चाहिए। इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन बनते हैं और सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ पे। ठीक है जी। नेक्स्ट आर्टिकल है H1B वीज़ा के बारे में। H1B वीज़ा क्यों न्यूज़ में है, न्यूज़ में इस वजह से 70% जो H1B वीज़ा है ना वो भारतीयों को मिले हैं। तो भारतीय अमेरिका में बहुत बड़ी मात्रा में जाते हैं, बहुत बड़ी संख्या में जाते हैं और उनको ये बहुत बड़ा वीज़ा मिलता भी है। तो इसकी शुरुआत है ना 1990 में, 1990 में H1B वीज़ा की शुरुआत की गई थी। क्योंकि अमेरिका में है ना जो हाई स्किल वाले होते हैं ना, बहुत ही ज़्यादा इंटेलेक्चुअल लोग हैं, उनकी कमी थी। तो उनकी कमी को पूरा करने के लिए इसे H1B वीज़ा को शुरू किया गया था। इसमें है बहुत ही जो स्किलफुल वर्कर्स होते हैं उनको अमेरिका बुलाया जाता है, उनको ये वीज़ा दिया जाता है। ये 2 साल के लिए, सॉरी 6 साल के लिए वैध होता है। 6 साल तक आप अमेरिका में जाके काम कर सकते हो इस वीज़ा के थ्रू। बहुत ही ज़्यादा इंटेलेक्चुअल होने की आवश्यकता है, 6 साल जाके अमेरिका में काम कर सकते हो। फिर ये वीज़ा पूरा होने से बाद में भी अगर आपको काम करना है
तो 12 महीने वापस आ जाओ और उसके बाद में जाके आप वापस काम कर सकते हो। तो H1B वीज़ा किसको दिया जाता है? हाई इंटेलेक्चुअल पर्सन होते हैं, बहुत स्किलफुल वर्कर होते हैं, इनको दिया जाता है। अमेरिका के द्वारा ये वीज़ा दिया जाता है और सबसे ज़्यादा किसको दिया जा रहा है? भारतीयों को दिया जा रहा है। तो ये H1B वीज़ा के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन है, आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है तीस्ता रिवर के बारे में। कहाँ से निकलती है? सिक्किम से निकलती है। ठीक है, सिक्किम का ये खांगचू एक ग्लेशियर है, वहाँ से निकलती है। किसकी सहायक नदी है? यहाँ से आती है ब्रह्मपुत्र, इसकी सहायक है। सिक्किम और वेस्ट बंगाल से होती हुई गुजरती है, ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है और ब्रह्मपुत्र आगे बांग्लादेश से होती हुई बे ऑफ बंगाल में चली जाती है। तीस्ता रिवर पश्चिम बंगाल इनकी है जीवन रेखा है। इसकी कुछ सहायक नदियाँ भी है, लांगचू है, चांगचू है, जिमचू है, ये इसकी कुछ सहायक नदियाँ भी है। तो ये तीस्ता रिवर के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन थी, आपको पता होनी चाहिए। यहाँ से जाती है तीस्ता रिवर, ये रही, यहाँ से ये ब्रह्मपुत्र आती है, यहाँ वेस्ट बंगाल है, ऊपर सिक्किम है। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है अजरबैजान के बारे में। इसकी भी लोकेशन आपको पता होनी चाहिए अजरबैजान की, बाकी ज़्यादा नहीं है। ये रहा अजरबैजान, कैपिटल कौन सी? बाकू। बाउंड्री किस किस से लगती है? रसिया से लग रही है, जॉर्जिया से लगती है, आर्मीनिया से लगती है, ईरान से लगती है। तो रसिया, जॉर्जिया, आर्मीनिया, ईरान, इनसे बाउंड्री लगती है। और कैपिटल कौन सी? बाकू है। बस इतनी इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए आपको, ज़्यादा याद रखने की आवश्यकता नहीं है। रूस से, ईरान से, आर्मीनिया से, जॉर्जिया से बाउंड्री लगती है। कैस्पियन सी से बाउंड्री लगती है इसकी। और यहाँ पे एक एरिया है नागोर्नो काराबाख, ये जो आर्मीनिया है उसके और अजरबैजान इन दोनों के बीच में विवाद का कारण है। आर्मीनिया कहता है ये नागोर्नो काराबाख से है, वो हमारा है, और ये अजरबैजान कहता है ये एरिया है वो हमारा है। भारत है वो थोड़ा बहुत आर्मीनिया के करीब है, और पाकिस्तान है वो अजरबैजान के करीब है, क्योंकि आरोप भी लगाता रहता है भारत पे। तो बस यही डिस्कशन था, ज़्यादा कुछ है नहीं इस आर्टिकल में, थोड़ी बहुत चीज़ें वो आपको पता होनी चाहिए। तो आज के डिस्कशन में इतना ही था, मिलते हैं फिर कल, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखो। जय हिंद, जय भारत, चलो बाय।